नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। लोकसभा में हंगामा, सदन 3 बजे तक के लिए स्थगित। विपक्ष ने की ईरान युद्ध और हालात पर चर्चा की मांग। किरण रिजिजू बोले, पूरे जीवन में इतना गैर जिम्मेदार विपक्ष नहीं देखा। ईरान जंग पर जयशंकर ने संसद में कहा, भारत शांति और बातचीत के पक्ष में है। जयराम रमेश बोले, सरकार के ऐसे जवाब का क्या मतलब। प्रियंका चतुर्वेदी बोली, आपकी विदेश नीति इतनी कमजोर क्यों कि विपक्ष के सवाल भी नहीं सह पाती है। संसद के निचले सदन यानी लोकसभा में आज भारी हंगामा देखने को मिला। विपक्षी सांसदों ने सदन की कार्यवाही शुरू होते ही तख्तियां लहराना शुरू कर दिया, जिसके बाद सदन में तीखी बहस छिड़ गई। पीठासीन अधिकारी जगदम्बिका पाल ने विपक्षी सांसदों को शांत कराने की काफी कोशिश की। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि सदन के नियमों के खिलाफ जाकर इस तरह विरोध करना गलत है। उन्होंने विपक्ष से सवाल किया कि आखिर चर्चा के लिए वो तख्तियां लेकर क्यों आए। इसी बीच संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष के व्यवहार पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में इतना गैर जिम्मेदार विपक्ष नहीं देखा। वहीं दूसरी ओर शोर शराबे के बीच ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पश्चिम एशिया के युद्ध पर अपना बयान जारी किया। हंगामा इतना बढ़ गया कि पीठासीन अधिकारी को विपक्षी सदस्यों को फटकार लगानी पड़ी और अंत में सदन की कार्यवाही 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सदन के एजेंडे में स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा भी शामिल है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज 9 मार्च को संसद में कहा कि भारत मिडिल ईस्ट में शांति, बातचीत और कूटनीति का पक्षधर है। उन्होंने कहा कि सभी पक्षों को संयम बरतना चाहिए और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। जयशंकर ने बताया कि पीएम मोदी को लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। भारत ने सभी देशों के नेताओं से संपर्क किया है और गारंटी ली है कि भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 1 करोड़ भारतीय नागरिक खाड़ी देशों में काम करते हैं और कुछ हजार ईरान में रहते हैं। भारत कोशिश कर रहा है कि सभी फंसे हुए नागरिकों को सुरक्षित लौटाया जाए। विदेश मंत्री ने भी ये कहा कि गल्फ क्षेत्र भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार में अहम है। लगभग $200 अरब का सालाना व्यापार होता है। उन्होंने ये भी बताया कि भारतीय ऊर्जा कंपनियों के हितों की सुरक्षा और सपोर्ट में कूटनीति लगातार काम कर रही है। संसद परिसर में विपक्षी इंडिया गठबंधन के सांसदों ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। लोकसभा में विपक्षी नेता राहुल गांधी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता तथा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस प्रदर्शन का नेतृत्व किया। संसद के दोनों सदनों में भी इस मुद्दे पर हंगामा हुआ। विपक्ष ने इस पर चर्चा की मांग की, लेकिन सरकार विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान देने पर अड़ी रही। दोनों सदन कई बार स्थगित हुए। प्रदर्शनकारी सांसदों ने संसद के मकर द्वार पर एक बड़ा बैनर लहराया जिस पर लिखा था, गल्फ जल रहा है, तेल का झटका, भारतीय फंसे हुए हैं, भारत को नेतृत्व चाहिए, चुप्पी नहीं। विपक्षी सांसदों ने नारे लगाते हुए सरकार से पश्चिम एशिया की स्थिति पर तत्काल चर्चा की मांग की और तेल गैस सुरक्षा पर गंभीर चिंता जताई। शिवसेना यूपीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने मोदी सरकार की विदेश नीति पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि ईरान इजरायल युद्ध पर सरकार का बयान पूरी तरह खोखला है। प्रियंका चतुर्वेदी ने पूछा कि आपकी विदेश नीति इतनी कमजोर क्यों है कि विपक्ष के सवाल भी नहीं सह पाती। उन्होंने जयशंकर के स्टेटमेंट को पुरानी जलेबी बताया। प्रियंका चतुर्वेदी का आरोप है कि बयान में आयतुल्ला अली खामेनी की हत्या का जिक्र तक नहीं किया गया। अमेरिका इजरायल के हमलों की निंदा नहीं, ईरान के जवाबी हमलों की भी नहीं, गल्फ देशों पर हमलों पर चुप्पी और वहां फंसे भारतीयों की सुरक्षा पर भी एक शब्द नहीं। सरकार सिर्फ इतना कह रही है, रेस्ट्रेंट और डायलॉग। प्रियंका चतुर्वेदी ने सवाल किया, रेस्ट्रेंट किसका, डायलॉग किसने शुरू किया और बात कहां होगी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि राज्यसभा में पश्चिम एशिया की स्थिति पर तत्काल चर्चा कराने से मोदी सरकार के लगातार इनकार के कारण सभी विपक्षी सांसदों ने पूरे दिन के लिए वॉकआउट कर दिया। मंत्रियों द्वारा दिए गए ऐसे बयान जिन पर ना तो कोई सवाल पूछा जा सकता है और ना ही कोई स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है, उसका कोई मतलब नहीं है। अमेरिका ने भारत से कहा है कि समुद्र में रूसी तेल को सीधे भारतीय रिफाइनरी में ले आएं ताकि तेल की आपूर्ति में डर और कीमतों में उछाल को रोका जा सके। ये जानकारी अमेरिकी ऊर्जा सचिव क्रिस राइट ने दी। क्रिस राइट ने बताया, यह कदम केवल अल्पकालिक और व्यावहारिक प्रयास है और इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका की रूस नीति में कोई बदलाव हुआ है। साइप्रस के ब्रिटिश RAF अक्रोत्री एयरबेस पर ड्रोन हमले के बाद एक चौंकाने वाली खोज हुई। जांच में पता चला कि ड्रोन में रूसी कमेटा B नेविगेशन सिस्टम था। विशेषज्ञों का कहना है यही सिस्टम पहले यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल किए गए ड्रोन में भी पाया गया। इस खुलासे से चिंता बढ़ गई है कि यूक्रेन युद्ध की तकनीक अब इजरायल ईरान संघर्ष में फैल रही है और नाटो के ठिकानों को खतरा हो सकता है। पश्चिमी अधिकारी चेतावनी दे रहे हैं कि इस जानकारी के बाद सैन्य तैनाती बढ़ सकती है और मध्य पूर्व युद्ध का नया और खतरनाक चरण शुरू हो सकता है।
हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्हें कोई संकेत नहीं मिला कि रूस ईरान की मदद कर रहा है। उन्होंने जोड़ा, अगर कर भी रहा है तो अच्छा काम नहीं कर रहा, क्योंकि ईरान ज्यादा सफल नहीं हो रहा। ईरान युद्ध के तेज होने के कारण तेल की कीमतें लगभग $120 प्रति बैरल तक बढ़ गई हैं, लेकिन बाद में थोड़ा घटकर $112.98 पर आ गई। ब्रेंट क्रूड का भाव सबसे पहले $119.50 पर पहुंच गया, जबकि यूएस का वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट भी $119.48 तक चढ़ा, फिर 110 के आसपास पर ट्रेड हुआ। विशेषज्ञों का कहना है कि युद्ध के चलते पर्शियन गल्फ से तेल और गैस की आपूर्ति प्रभावित हो रही है। हर दिन लगभग 15 मिलियन बैरल क्रूड तेल, यानी दुनिया के कुल तेल का लगभग 20% हॉर्मुज जल मरुमध्य के रास्ते से भेजा जाता है। नए सुप्रीम लीडर बनते ही ईरान का इजराइल पर हमला, बहरीन में ईरानी ड्रोन का हमला, 32 नागरिक घायल। रिपोर्ट के मुताबिक चीन से ईरान रवाना हुए जहाज मिसाइल ईंधन होने का शक। ट्रंप बोले, ईरान युद्ध खत्म करने का फैसला अमेरिका इजराइल मिलकर करेंगे। पश्चिम एशिया युद्ध का असर, कई देशों ने ऊर्जा पर उठाए बड़े कदम। ऊर्जा संकट के बीच बांग्लादेश में सभी विश्वविद्यालय बंद। तनाव का असर, डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया कमजोर 92.28 के करीब पहुंचा। ईरान के सरकारी प्रसारक IRIB के मुताबिक आयतुल्ला सैयद मुज्तबा खामनी के सुप्रीम लीडर बनने के बाद ईरान ने इजराइल की ओर पहली मिसाइलों की खेप दाग दी है। रिपोर्ट के अनुसार ईरान की ओर से दागे गए एक प्रोजेक्टाइल पर आपके आदेश पर सैयद मुज्तबा का नारा भी लिखा हुआ था। दरअसल कुछ दिन पहले अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले में आयतुल्ला अली खामनी की मौत हो गई थी। इसके बाद ईरान के असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने 56 वर्षीय मुज्तबा खामनी को देश का नया सुप्रीम लीडर चुना है। मुज्तबा खामनी 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान के तीसरे सुप्रीम लीडर बने हैं। इस बीच ईरान ने सिर्फ इजरायली नहीं बल्कि खाड़ी के कुछ देशों की ओर भी मिसाइल और ड्रोन दागे हैं। कतर में जहां अमेरिका का बड़ा सैन्य अड्डा है, वहां भी तेज धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। कुवैत के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उनकी सेना ईरान से आए हवाई खतरों से निपट रही है। वहीं सऊदी अरब ने दावा किया है कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने 3 बैलिस्टिक मिसाइल और 4 ड्रोन मार गिराए हैं। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले मुज्तबा खामनी को कमजोर नेता बताया था और कहा था कि अगर उन्हें मंजूरी नहीं मिली तो वो ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएंगे। वहीं इजराइल की सेना ने भी चेतावनी दी थी कि ईरान का अगला नेता भी उनके निशाने पर हो सकता है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते इस तनाव के बीच क्षेत्र में युद्ध और तेज होने की आशंका जताई जा रही है। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच बहरीन में ड्रोन हमले की खबर सामने आई है। बहरीन के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ईरान के ड्रोन हमले में 32 नागरिक घायल हो गए। यह हमला रात के समय बहरीन के सितरा द्वीप को निशाना बनाकर किया गया। सरकारी बयान के अनुसार घायलों में सभी बहरीन के नागरिक हैं और इनमें 4 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। ईरान के साथ जारी युद्ध को रोकने को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया। ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ युद्ध कब खत्म होगा, इसका फैसला अमेरिका और इजराइल मिलकर करेंगे। एक इंटरव्यू में ट्रंप ने बताया, इस मुद्दे पर उनकी इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से लगातार बातचीत हो रही है। ट्रंप ने कहा कि सही समय पर फैसला लिया जाएगा और इस मामले में नेतन्याहू की राय को भी ध्यान में रखा जाएगा। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप का यह बयान काफी अहम माना जा रहा है। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध का असर अब दुनिया के कई देशों की ऊर्जा व्यवस्था पर पड़ रहा है। वियतनाम ने ईंधन की सप्लाई बनाए रखने के लिए फ्यूल पर लगने वाला आयात शुल्क हटाने की योजना बनाई है। सरकार के मुताबिक ये राहत अप्रैल के अंत तक लागू रह सकती है। वहीं जापान में विपक्षी नेता यूइचिरो तमाकी ने कहा है कि बढ़ते बिजली बिल को रोकने के लिए देश के सभी उपलब्ध परमाणु बिजली संयंत्रों को चलाया जाना चाहिए। इधर दक्षिण कोरिया ने भी बड़ा कदम उठाया है। राष्ट्रपति ने घोषणा की है कि सरकार करीब 30 साल में पहली बार पेट्रोलियम उत्पादों की अधिकतम कीमत तय करेगी ताकि ईंधन की कीमतों में तेजी को काबू किया जा सके। भारत में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। पुणे नगर निगम ने गैस की कमी के कारण शहर के गैस शमशानों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। बांग्लादेश में बढ़ते ऊर्जा संकट के बीच सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने देश के सभी विश्वविद्यालय सोमवार से बंद करने का फैसला किया। इसके साथ ही ईद उल फितर की छुट्टियां पहले ही घोषित कर दी गई हैं। अधिकारियों के मुताबिक ये फैसला बिजली और ईंधन की बचत के लिए लिया गया है। वेस्ट एशिया में चल रहे संघर्ष की वजह से ऊर्जा संकट और गहरा गया है। अधिकारियों के अनुसार विश्वविद्यालयों में हॉस्टल, क्लासरूम, लैब और एयर कंडीशनिंग के कारण काफी बिजली खर्च होती है। ऐसे में विश्वविद्यालय बंद रहने से बिजली की खपत कम होगी। इसके अलावा सरकार का मानना है कि इससे ट्रैफिक भी कम होगा, जिससे ईंधन की बचत होगी।
पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव का असर अब भारतीय मुद्रा पर भी दिखाई देने लगा है। सोमवार को शुरुआती कारोबार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 46 पैसे गिरकर 92.28 के स्तर पर पहुंच गया, जो इसके अब तक के सबसे निचले स्तर के करीब है। बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल और डॉलर की मजबूती के कारण रुपए पर दबाव बढ़ा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।